संदीप के साथ डिस्कशन लेके आगे बढ़ाते हैं बात को। ये आपके पास रेंज आ गई है 16,900, 17,400, 38,500, 39,500। इस समय हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है और कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, ये यूएस सीपीआई का जो डेटा है, आपकी क्या उम्मीद है? अगर ये वाकई नीचे आ गया, थोड़ा भी नीचे आया, रीडिंग इसकी नीचे आई, इसके मायने क्या होंगे? और अगर फ्लैटिश रहा, नीचे नहीं आया या ऊपर टिक हो गया, उसके मायने क्या होंगे? बाजार उसे कैसे आज कंज्यूम करेगा? देखिए, अगर उम्मीद से खराब डेटा आया तो सेल ऑफ काफी सीवियर वापस हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत जिटरी है इस समय। लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। और हमने देखा है कि जहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे आप विप्रो की बात कर रहे थे, तो जहाँ पॉजिटिव न्यूज है वहां पे इतना स्टॉक चढ़ता नहीं है जितना अगर नेगेटिव न्यूज है तो गिरता है। तो वो मार्केट में थोड़ी साइकोलॉजी चेंज हो गई है। दूसरा, इतना रेट हाइक करने के बाद, इतनी लिक्विडिटी टाइटनिंग करने के बाद अगर सीपीआई पे कुछ असर ही नहीं होगा तो वो एक फिक्र की बात है। तो थोड़ा डिक्लाइन आना चाहिए, वो उम्मीद भी होनी चाहिए कि थोड़ा धीरे धीरे करके डिक्लाइन आएगा। लेकिन अगर डिक्लाइन आता है और एक्साइटमेंट होती है तो वो एक्साइटमेंट मॉडरेट रखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत क्लियर हैं कि वो 2% इन्फ्लेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अभी 8.4 से 8.1 भी हो गया, तो लाइक वो दिल्ली बहुत दूर है जैसे कहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। जैसे आप कह रहे थे पहले कि काफी ग्लोबल मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड है, वो बिल्कुल सही बात है। तो जब बहुत ओवरसोल्ड होते हैं तो थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसकी उम्मीद कम है। गुड आफ्टरनून। आप सही कह रहे हैं, इस वक्त तो जिस तरह के कंसर्न्स बिल्ट हो रहे हैं बाजार के लिए, दिल्ली बहुत दूर है, ये बिल्कुल सही साबित हो सकता है। ये वाक्य जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर। लेकिन साथ ही कई सारे डेटा पॉइंट्स भी आ रहे हैं, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं, और ग्लोबल चुनौतियों के कारण भारतीय इकोनॉमी के लिए जोखिम आने वाले दिनों में दिख सकता है। ये कहना है आईएमएफ इंडिया के प्रमुख का। उनका ये कहना है कि महंगाई और ग्रोथ में तालमेल बिठाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसके मायने कितने समझे जाएं? देखिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, इन सब की कमेंट्री को हमें पिंच ऑफ सॉल्ट की तरफ लेना चाहिए। ये लोग हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं, ये कोई बहुत बुलिश कमेंट्री कभी करते नहीं है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना मेरे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, तो उसका असर ग्रोथ पे जरूर होगा। ऑलरेडी 2% इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो कि काफी है। 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ना 5-6 महीने में, उसका असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी पे। और यहाँ से अगर ज्यादा बढ़त आएगी इंटरेस्ट रेट्स में, तो यहाँ से इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा खराब होता जाएगा। तो होपफुली इन्फ्लेशन का यहाँ से ज्यादा स्पाइक नहीं आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, यही हमें उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो चलिए इस कमेंट्री को संदीप सेड एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना चाहिए। और कई सारे डेटा पॉइंट्स इसके अलावा भी हैं जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, और यूएस के सीपीआई सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर यही है। लेकिन संदीप, ऐसे में फिर जहां पर माहौल इस तरह का नजर आ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट्स के अपने ट्रिगर्स हैं और साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी हैं जिन्हें वॉच आउट करना है। सेक्टर स्पेसिफिक आपकी राय क्या है, आपके रेडार पर क्या है? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक से अभी भी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगले साल ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट आएगा। अभी मैनेजमेंट इतना इंडिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आगे आगे दिखना शुरू हो जाएगा। कमोडिटीज से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होगी तो कमोडिटीज में क्रैक आ सकता है, जो एक तरह से इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होगा, लेकिन लैग के साथ। तो यहाँ पे हमें सतर्क रहना चाहिए। जहाँ हमें बाय करने का सोचना चाहिए करेक्शन पे, अभी एक्चुअली हम लोग कुछ खुद नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो उसमें ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, फाइनेंशियल, कुछ कैपिटल गुड कंपनीज, ये सब प्रेफर्ड रहेंगी। ये जो कमेंट्री ये आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, संदीप, ये बोला है कि बजट की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं और बजट पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए
ये कैसी खबर है? ग्रोथ इस समय ऑफ कोर्स भारत जो है अच्छे स्टैंड पर खड़ा है कंपेयर टू बहुत सारी दूसरी इकोनॉमीज में, लेकिन ये जो कमेंट्री आई है कि हम बजट ग्रोथ को देखते हुए बनाएंगे, ये पॉजिटिव है बाजार के लिए? ये बाजार अभी रिएक्ट नहीं करेगा, क्लोजर टू बजट जब देखेगा प्रमाण उसके बाद रिएक्ट करेगा? देखिए अजय, बजट में क्या आता है ये सब लोग गेस वर्क होता है, किसी को पता नहीं होता, अल्टीमेटली वो चीज डिक्लेयर की जाती है। तो और फाइनेंस मिनिस्टर्स हर कंट्री के हमेशा यही कहते हैं कि हम लोग ग्रोथ की तरफ फोकस रहेंगे, तो वो ठीक है। जहां तक मैं देखूंगा ये इस गवर्नमेंट का आखिरी पूरा बजट होगा 2024 के इलेक्शन से पहले। पर अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कॉर्पोरेट रेट कट्स हुए थे, तब फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनको भी बेनिफिट देंगे। तो अगर वहां पे कुछ ये सिग्निफिकेंट स्टेप लेते हैं, रेवोल्यूशनरी स्टेप, जिसमें ये रेट कट्स काफी कर देते हैं पर्सनल इनकम टैक्स के, तो वो एक मार्केट को अलग स्तर पे ले जा सकता है। तो उसको वो हमें देखना पड़ेगा वो करेंगे या नहीं। ओके, चलिए एक कंज्यूमर स्पेस की बात करें। आज काफ़ी अच्छी कमेंट्री एशियन पेंट्स से आई है। दूसरी एक तरफ तो उन्होंने बताया ग्रोथ के बारे में और प्राइसिंग पास ऑन करने के बारे में। 2 हफ्ते पहले दूसरे कंज्यूमर कंपनी जैसे गोदरेज और डाबर या मैरिको, कोई एक कंपनी इनमें से भी थी, उन्होंने कहा कि दिक्कतें अभी भी हैं स्पेशली रूरल में। कैसे देखते हैं आप? उन्होंने भी प्राइस कट्स लिए थे क्योंकि पाम ऑयल प्राइस नीचे आए थे, अब भी पास ऑन करने के बाद थोड़ा स्केल बैक किया जा रहा है। तो ये पेंट कंपनीज एक अलग ही जोन में चल रही हैं, हमने देखा है काफी समय से। तो इनकी परफॉर्मेंस बाकी कंज्यूमर कंपनी से काफी अलग रही है, और जो कि काफी सरप्राइजिंग रहा है कि तो वो हमें देखना पड़ेगा कितना सस्टेनेबल है। रॉ मटेरियल प्राइस उनके काफी बड़े थे पेंट कंपनीज के, फिर अभी काफी गिरावट भी आई है उनके की रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो उसमें भी वो पास थ्रू करते हैं नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम बस पेंट कंपनी जैसे अगर जो टॉप हम कंपनी देखिए एशियन पेंट्स में, यही है कि अभी भी करीब 70 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे स्टॉक ट्रेड होता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स उस प्राइस को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे कुछ तो स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। संदीप जी, कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आईटी, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी के बाद एक 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं, आज इन्फोसिस का इंतजार है। अभी तक जो नंबर्स आए कैसे लग रहे हैं आपको, और ओवरऑल सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए नतीजे तो ठीक है, कंपनीज के नतीजों में इतनी कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगले साल काफी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन और रिसेशन आएगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, जो इनकी सबसे बड़े मार्केट्स हैं, और तब इनके ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा और मार्जिन के लिए भी नेगेटिव रहेगा। तो उस चीज को देखते हुए अभी एक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लेवल से कुछ बाउंस बैक जरूर हो सकता है स्टॉक्स में, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम इस सेक्टर को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। इस सेक्टर को ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस या फिर एज अ सेक्टर की बात करें आप अवॉइड करें, लेकिन एनबीएफसी स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि अगर प्रीव्यू नोट्स की बात करें, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि लोन ग्रोथ जो है वो ब्राइट स्पॉट पर दिखेगी, हालांकि मार्जिन्स में अब भी एक डिप नजर आ सकता है। एनबीएफसी फाइनेंशियल्स पर आप राय क्या देंगे? या तो एनबीएफसी में अब से बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए लोगों को, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाता है, और क्योंकि ये एनबीएफसी का खुद डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं होता जो बैंक्स के पास होता है, तो इनके नॉर्मली मार्जिन्स काफी हिट होते हैं। तो उसमें हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा कौन से एनबीएफसी को खरीद रहे हैं। तो अभी एनबीएफसी में हमारी होल्डिंग महिंद्रा फाइनेंशियल में है, जो कि एम&एम अच्छा करे तो उनको फायदा होता है, और रूरल इकोनॉमी अच्छा करने से उनको फायदा होता है। तो काफी एनबीएफसी जब अच्छा कर रहे थे तब उन्होंने हिट लिया था रूरल इकोनॉमी के डाउनटर्न के कारण। अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स उनके लिए अच्छे रह सकते हैं, और वैल्यूएशन भी ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई एनबीएफसी में अभी हमारी होल्डिंग नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। टीवीएस मोटर्स का मार्केट कैप आज हीरो मोटर्स से बड़ा निकल गया। टीवीएस मोटर्स में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, इनफैक्ट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे एक मैनेजमेंट का भी बदले हैं, नए आ गए हैं मैनेजमेंट, उनके बेटे।
आप कैसे देखते हैं टीवीएस वर्सेस हीरो मोटो, जहां मार्जिन चैलेंजेस हैं, वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइनिंग है? देखिए स्ट्रेटेजिकली हीरो मोटो ये टीवीएस मोटर्स ने सबसे पहले स्टेप लिया था ईवीज की तरफ, जब बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प सब कह रहे थे कि ईवीज में अभी बहुत समय लगेगा, ये फोकस एरिया नहीं है, इंडिया में ईवी आने में बहुत समय लगेगा। तो वो एक पॉजिटिव चीज है जो टीवीएस के फेवर में काम की है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कुछ मार्केट शेयर गेन किया है। लेकिन जो तीसरी उम्मीद काफी लोगों की बहुत समय से रही है कि उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि उनके मार्जिन अभी भी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो से काफी कम है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर्स आज के दिन सबसे हाईली वैल्यूड ऑटो स्टॉक है मार्केट में। तो इस प्राइस से उसके मूवमेंट के जो कारण है वो सही है, लेकिन इन प्राइसेस पे वैल्यू दिखना बहुत मुश्किल है। एक बार चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट हमने प्रिपेयर किया है टीवीएस मोटर वर्सेस हीरो मोटर। ये देखिए, टीवीएस मोटर ने हीरो मोटर के मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है लाख करोड़ के हिसाब से। बजाज ऑटो यहाँ पे कहाँ फिट बैठता है संदीप? बजाज ऑटो एज अ कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके कुछ जो की इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स है वहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग रहे हैं, स्पेशली अफ्रीका में। और श्रीलंका उनका अच्छा मार्केट होता था 3 व्हीलर्स के लिए, वहाँ पे भी हमें पता है क्या हो रहा है। तो वो और बजाज ऑटो एक अकेली कंपनी है जिनका 55% तक का सेल, ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट से आता है। तो वहां पे उनको हिट लगेगा, और वो उस कारण से बजाज ऑटो पे हम लोग इतना पॉजिटिव नहीं हो सकते अभी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में नॉर्मली इनके मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। संदीप, जहां पर टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर की बात चली है, पैसेंजर व्हीकल्स पर भी एक बार आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लेटेस्ट सीएम डेटा की अगर बात करें काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स यहां पर नजर आए हैं। सितंबर में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में ऑलमोस्ट 91% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। जी हाँ, ये डेटा एक्चुअली पिछले साल का डेल्टा वेव के बाद का डेटा है, तो वो कंपैरिजन इतना हम कर नहीं सकते कि मंथ ऑन मंथ। लेकिन मारुति और M&M दोनों पे मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट साइकिल अच्छे हैं और उन्होंने काफी हिट लिया था रॉ मटेरियल प्राइस हाइक के कारण, तो वो सब मार्जिन उनके वापस आएंगे। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट बढ़ना ऑटो कंपनीज के लिए नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इस बार जो उनको बेनिफिट हो रहा है स्टील और कमोडिटी प्राइस के नीचे आने से, वो मुझे लगता है उसको मोर देन काउंटर कर देगा जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से M&M और मारुति मुझे दोनों ठीक लगते हैं। ऑटो में आपको राय दे दी गई, इसके अलावा आईटी और एनबीएफसी से रिलेटेड भी बात हुई है। संदीप, इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि आपको इस वक्त अच्छे लग रहे हैं? इस वक्त मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि मार्केट में और करेक्शन हो सकता है, तो हमें वेट एंड वॉच करना है कहाँ पे वैल्यू मर्ज हो रही है। तो अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा साइड्स पे कैश रखना ही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है संदीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस बार